आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और यहाँ मैराथन क्लास चालू की जा चुकी हैं। हिस्ट्री की अलग आएगी, जियोग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमी की अलग, पर्यावरण की अलग, सबकी इंडिविजुअल मैराथन क्लास आएंगी। उसमें से क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और ये चीज़ें आपकी यूपी पीसीएस प्री का लगा है, आरओ प्री लगा हुआ है 11 फरवरी को। और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो है यहाँ से अगर पढ़ाई करते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ये आपका क्या होगा, फास्ट रिवीजन होगा। और अगर क्वेश्चन आंसर करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर इसमें सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे आरओ में हो, पीसीएस में हो, आईएएस तक के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और सब चीज़ें आपको अच्छे से समझाई भी जाएंगी, ऐसा नहीं सिर्फ जो है पढ़ा दिया जाएगा। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए फिलहाल। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे यहाँ करंट अफेयर की फुल एनिमेटेड वीडियो आने वाली हैं, जिसमें जो है आपको विद स्टैटिक जीके सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग करिए, ये कहना है। तो पहला है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। जाहिर सी बात है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 5वां नहीं है। पहले नंबर पर आपका रूस आता है। ठीक, और रूस से जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कनाडा। तो कनाडा भी है, पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे आपका यूएसए आ जाता है। और यूएसए से फिर इधर बढ़ेंगे, चीन आएगा। चीन चौथे नंबर पे है। और चीन के जब इधर आप बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा ब्राज़ील, प्यारा सा, ये 5वें नंबर पे है। और ब्राज़ील के बाद थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे है भारत, ये याद रखिएगा आप। तो ये जो है एकदम गलत बात है। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, एकदम सही बात है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है भारत के पास है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये याद रखिए, ये सही बात है। और यहाँ पर तीसरा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो ऐसा नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है। और जबकि भारत क्या है आपका 8.8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है अगर स्थलीय सीमा की बात करें तब, और जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो क्या है, ये ऊपर का क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। तो ये आप मान के चल सकते हैं। तीसरा भी आपका गलत ही हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करके किया जाता है, एकदम सही बात है। ये आपका इलाहाबाद के नैनी के पास पड़ता है। ठीक, इलाहाबाद के नैनी के पास 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करके मानक समय को निर्धारित करती है। और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ये भी चीज़ें हैं। तो 2 और 4 आपका सही है, ये आप देख सकते हैं। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। ठीक, आपको बता दिया, रूस, कनाडा, यूएसए, और उसके बाद में चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारतवर्ष आकार में विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है पूरे विश्व के हिसाब से, तो 17.5% के अराउंड जो है जनसंख्या निवास करती है। तो 17% आप लगा देंगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग गांवों की संख्या की बात करी जाए तो 6,40,932 जो है गांव हैं। यहाँ पर 5 लाख दे रखा है, 6,30,000 दे रखा है, 8 लाख दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 6,40,932 गाँव हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मिलियन क्या होता है, मिलियन होता है आपका 10 लाख का क्या होता है, 1 मिलियन होता है। ठीक, 1 मिलियन। तो 32 लाख अगर है तो उसे आप क्या लिखेंगे, 2 मिलियन लिखेंगे। ठीक, 3.2 मिलियन, क्योंकि 10 लाख का क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो 1 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 मिलियन हो जाएगा। तो 32 लाख है तो 32/10 करेंगे तो 3.2 आएगा। तो ये एकदम सही बात है, 3.28 मिलियन, क्योंकि 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका सही हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये भी आपका सही है। वहीं भारत का रेखांशीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। तो देखिए, ये आपका प्यारा सा भारत है। जैसे तो जब आप नीचे से स्टार्ट करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। वहीं अगर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गुजरात के पास से पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक, ये एकदम सही बात है। चीन पहले नंबर पे है। इसकी भूमि विस्तार सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है अक्षांशीय विस्तार के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, भारत विस्तृत है। अब 37 डिग्री 17, 37 डिग्री 17, ये पूरा गलत है। पूछे क्यों? क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है उत्तरी अक्षांश से, और 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है। ठीक, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आप लगा देंगे। और वहीं बात करें अगर यहाँ पर देशांतरी विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा। ठीक, और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो ये याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, यह आपको बताना है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो होगा वो कहाँ से, आप देखिए, आप जैसे आपका ये प्यारा सा भारत है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका सिक्किम होगा और हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है। ठीक, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। पंजाब यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे। तो राजस्थान से ही जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वही सिक्किम से गुजरेगी। एक अंदाज़ा लगाने वाला सिस्टम भी होता है, उसमें भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन को पकड़ना है तो थोड़ा आपको चित्र वगैरह अपने दिमाग में बनाना सीखना पड़ेगा। जियोग्राफी पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अब इसमें आप क्या है, इंची टेप लेकर नापेंगे नहीं कि राजस्थान से जाता नहीं जाता, अंदाज़ा लगाना। भाई जम्मू कश्मीर क्या है, एकदम ऊपर है, तो जम्मू कश्मीर तो बाहर हो गया, पंजाब भी बाहर हो गया। लड़ाई हो गई हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच में। अब राजस्थान कितना बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं सिक्किम से तो पक्का जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। बस तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो क्या है, जैसलमेर है, राजस्थान का। ठीक, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा 70 डिग्री जैसलमेर से ही गुजरती है। अब यहाँ कर्क रेखा के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, आपको बताना है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, जैसे आपका ये प्यारा सा भारत है। ठीक, और यहाँ पर एक पड़ता है गुजरात, और यहाँ राजस्थान, यहाँ गुजरात राजस्थान एमपी। ठीक, गुजरात से और राजस्थान से, एमपी से, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक, सीएच कह सकते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक तरफ से याद कर लीजिए, और एक तरफ से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 इधर हो गए, और बीच में झारखंड। बस, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, बिहार आपका हो जाएगा, क्योंकि झारखंड क्या है, पहले बिहार में ही था, बिहार से अलग हो गया। तो पहले एक हिसाब से बिहार से रेखा गुजरती थी, कर्क रेखा, लेकिन बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो झारखंड से गुजरने लगी, बिहार लगा दीजिए, और कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। और वहीं बात करें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, दिए गए कोट में सही मिलान करिए। तो गुजरात से भी गुजरती है। ठीक, और छत्तीसगढ़, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपका 1, 2, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी हो जाएंगे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 से। ठीक, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा राज्य है, झारखंड है भैया, झारखंड। जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मणिपुर से नहीं गुजरती है भाई, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो निकटतम दूरी पर जो स्थित है ये आपको बताना है। तो गांधीनगर निकटतम दूरी पर स्थित है, इसके बारे में आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, अगरतला से बात करें तो 23 डिग्री 50 मिनट है। ठीक, तो -20 का अंतर आ रहा है। गांधीनगर से क्या है, 23 डिग्री 19 मिनट है, तो +11 का, क्योंकि कर्क रेखा क्या है 23.5 डिग्री है, तो +11 का अंतर आ रहा है। जबलपुर से 23 डिग्री 11, तो +19 का, और उज्जैन से +21 का अंतर आ रहा है। तो गांधीनगर है जो कि आपके सबसे नज़दीक है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा के निकट आपका कौन सा है, कोलकाता कर्क रेखा के निकट है, क्योंकि यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। दिल्ली क्या है 28 डिग्री 25 मिनट पे है, वहीं कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे है, और जबकि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट के अराउंड है। तो 1 डिग्री का अंतर आ रहा है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। 26 डिग्री में बहुत अंतर आ रहा है, 3 डिग्री का इसमें
जो 2 डिग्री का अंतर आ रहा है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो ये 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है। ठीक, देखिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे आपका ये क्या है, ग्लोब है, तो ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। तो 23 डिग्री जो 30 मिनट आपका उत्तरी वाला है, उत्तर की तरफ 23 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका कर्क रेखा है। और जो दक्षिण की तरफ है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक, ये दक्षिण की तरफ, इसे कहते हैं मकर रेखा, ये भी याद रखिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब यहाँ आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ से तो होकर कर्क रेखा गुजरती ही है, तो जाहिर सी बात है इसके उत्तर में तो नहीं पड़ेगा। ठीक, ये राज्य उत्तर में पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से होकर गुजर रही है वो रेखा, तो कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है। वहीं मणिपुर क्या है, मणिपुर ऊपर पड़ता है। जैसे आपका क्या है, ये भारत का नक्शा है, ये आपका क्या है, भारत का नक्शा है, तो कर्क रेखा गुजरती है तो मणिपुर उत्तर में पड़ता है। बस 11 नंबर क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, ये आपको बताना है। तो दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी? दिल्ली में होगी, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक, दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर सही है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है वो दिन की अवधि अधिकतम होगी, क्योंकि 21 जून को सूर्य क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण का मतलब समझते हैं कि उत्तर की ओर सूर्य क्या चला जाता है, उत्तरायण हो जाता है। और जब सूर्य उत्तरायण होगा तो वहाँ ज़्यादा चमकेगा, और जहाँ ज़्यादा चमकेगा तो दिल्ली क्या पड़ता है, दिल्ली आपका उत्तर में ही पड़ता है। ठीक, और दक्षिण में जो आपके देश होंगे, राज्य होंगे, वहाँ पर उतने दिन की अवधि नहीं होगी। वहाँ अगर सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन होने पर वहाँ की अवधि अधिकतम होगी दिन की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है वो सबसे निकटस्थ है। यहाँ आप देख सकते हैं जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे है, और 23 डिग्री 02 मिनट पे अहमदाबाद है, 23 डिग्री 9 मिनट पे उज्जैन है, और वाराणसी पे 25 डिग्री पे, तो यही सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए यूपी आर ओ में आया हुआ है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, वहाँ से निकलती है, और राजस्थान, गुजरात होते हुए जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये सारी चीज़ें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जब भारतीय मानक समय के याम में उत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब आधी रात है, ठीक, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम उत्तर पर है वह क्या होगा? भाई भारत में क्या है, रात के 12 बजे हैं, ठीक, और एक जगह है वहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं, और जब सुबह के 6 बज रहे हैं मतलब उस देश का जो समय है वो भारत के समय से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक, आगे चल रहा है, मतलब वो क्या है, आपके देश के पूर्व में स्थित है। जब पूर्व में स्थित होगा तभी जो है वहाँ का समय आगे चलेगा। जैसे आपका लंदन है, और लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे, तो जो है भारत क्या है, लंदन के पूर्व में पड़ता है, इसलिए। तो इसी तरीके से भारत में रात्रि के 12 बजे हैं, और वहीं पर अगर देखें तो जिस देश में बात कर रहे हैं सुबह के 6 बजे हैं, तो वो देश पूर्व में है। मान लीजिए वो इंडोनेशिया है, ठीक, मान लीजिए वो इंडोनेशिया है, तो 6 बजे हैं। देखिए जो 1 घंटा होता है उसमें 15 डिग्री का अंतराल आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? देखिए जो 360 डिग्री है उसे 24 घंटे से डिवाइड करिए तो 15 डिग्री आएगा। ठीक, तो 15 डिग्री का अंतराल 1 घंटे में आ जाता है, और 12 बजे यहाँ अर्धरात्रि के, और यहाँ 6 बजे हैं सुबह के, तो 15 डिग्री इंटू 6 मतलब 90 डिग्री का अंतराल आ जाएगा। और क्योंकि आपका जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है भारत का, और उसमें आप 90 डिग्री और जोड़ दीजिए तो 9 8 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 172.30 मिनट। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीसीएस मेंस में आया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो अगर आप बात करें तो 68 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है पूर्वी देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। तो इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है, और 30 डिग्री के अंतर को अगर आप क्या कितने से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल आ जाता है, तो 30 डिग्री में कितना 120 मिनट का अंतराल आ जाएगा लगभग, तो ये 2 घंटे का अंतराल हो जाएगा। ठीक, अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्य निकलता है तो गुजरात में 7 बजे निकलेगा, बस इतनी सारी बात है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, ऐसा नहीं है। जो औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, सही है, सही है। देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत डिटेल में जब आप क्या करेंगे, बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो आपके आर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो रीवा जो एमपी का है वो आपका भारतीय मानक समय रेखा के पास में है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में, रीवा 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट में है, तो यही सबसे पास है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 मतलब सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो आपको पता है जो भारत की मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री है, और पूछ रहा है 92 डिग्री, मतलब आगे का पूछ रहा है, आगे का मतलब वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। शिलांग मेघालय क्या है, इलाहाबाद के नैनी से आगे ही पड़ता है, पूरब की तरफ पड़ता है। तो अंतर की बात करें 92 डिग्री, तो 92 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच अंतर कितना आ रहा है। ये आपका 10 का अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 82 है और 1.2 डिग्री है, फिर 92 तो 9 पॉइंट जो है तो 9 डिग्री 1/2 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है, तो 9.5 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो आपको ये भी पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9.5 डिग्री में कितने का अंतर होगा भाई। 9 डिग्री को 4 से गुणा करोगे 36 मिनट आएगा। वहीं आधा डिग्री है तो 4 मिनट का आधा 2 मिनट 38 मिनट, तो 10 मिनट 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा। बस बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय में उत्तर पर मध्याह्न है, मतलब 12 बजे हैं, ठीक, दोपहर के। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 12 बजे हैं, ठीक, तो ये मान के चलिए 82.5 डिग्री होता है, तो आपको पता ही है, और 120 डिग्री की बात कर रहा है, तो अंतर आप निकाल लीजिए। 20 डिग्री इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 17.5 डिग्री, तो 37.5 डिग्री अंतर आ गया। कितना आ गया, 37.5 डिग्री का अंतर आ गया है। ठीक, तो इसको आप 4 से गुणा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसे आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 जा 28 का 8, 4 3 जा 12 to 14, ठीक, 148 मिनट ये हो गया, प्लस 2 मतलब जो है 150 मिनट का अंतर आ गया। अब 150 मिनट को अगर आप काउंट करते हैं तो देखते हैं 2 घंटे 30 मिनट होता है, और 12 बजे हैं, तो 12 बजे हैं तो क्या 14:30 हो जाएगा। बस बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं। यहाँ आपको बताना है भारतीय मानक समय की आमोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है वो यूपी से, भाई इलाहाबाद से गुजर रही तो जाहिर सी बात यूपी से गुजरेगी। एमपी से गुजरती है क्योंकि रीवा से भी गुजर रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। देखिए टफ क्वेश्चन कुछ ही मिलते हैं, और उसे जो कर ले जाता है वही टॉपर बन जाता है, बस यही बात है। तो आपको सब करने हैं, ठीक। देखिए भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक। क्यों पाया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री जो आपका है वो ग्रीनविच मीन टाइम है, और यहाँ आप पढ़ते हैं 82.5 डिग्री, ठीक। 82.5 डिग्री को अगर आप काउंट करेंगे और 4 मिनट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का वो होता है, तो गुणा करेंगे अगर आप, तो 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 8 32 जो होता है ना, 32 आप यहाँ पर कर देंगे, और 2 मिनट का अंतर ये, क्योंकि आधा डिग्री है तो 4 मिनट का आधा करेंगे 2, तो 330 मिनट आ गया, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आ गया। तो बी आपका सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने समय पे होगा। तो 2 घंटे का अंतराल आता है, तो 7 बजे होगा, ठीक। यहाँ जो है सी आप लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर है। तो दिल्ली की जो सबसे समीप है वो है बेंगलुरु, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ दूरस्थ बिंदु के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट।
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक, वहीं अगर कन्याकुमारी की बात करें तो स्थलीय सीमा पर अगर देखा जाएगा तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन पूरा देखा जाएगा तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार पे जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है, वही सुदूरस्थ बिंदु है दक्षिणतम। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो बड़ा निकोबार, क्योंकि बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार पे ही है आपका इंदिरा पॉइंट। भाई जो आपका अंडमान निकोबार वो भी भारत का ही तो क्षेत्र है, कहीं अलग का तो है नहीं, और भारत आपका ये है। ठीक, और यहाँ पर पड़ता है ग्रेट निकोबार और यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी। थोड़ी ड्राइंग में सही बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग वैसे ज़्यादा सही नहीं है। तो ये आपके क्या है अंडमान निकोबार है, ठीक, द्वीप समूह है। तो यहाँ पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार एकदम। तो यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो गया। वहीं अगर स्थलीय सीमा पे बात करें तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट से पड़ता है और ये 6 डिग्री 4 मिनट से होता है, तो समझ सकते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका क्या है बड़ा निकोबार या फिर इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर है तो ये आपका बड़ा निकोबार पे, छोटा निकोबार, कार निकोबार, तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है तो सबसे पूर्वी आपका क्या है, सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी आपका गुजरात है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान नहीं टिक करना है भाई, सबसे जो पश्चिमी है वो आपका गुजरात है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब ये है, पश्चिम इधर है, ठीक, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है 68 डिग्री जो है 7 मिनट आपका है पूर्वी गुजरात में। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है तो जो सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है वो आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक, ये IAS के प्री में आया है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिग्री वगैरह सब दे रखा है। तो 80 डिग्री 34 मिनट, 81 डिग्री 12 मिनट, तो ये सबसे पूर्व की ओर माना जाएगा क्योंकि ये 82 डिग्री के नज़दीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है कि यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी है और इधर नीचे हिंद महासागर पड़ता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये कन्याकुमारी का क्षेत्र है बस। अब यहाँ सीमावर्ती देशों से जो है क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए पहला असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो एकदम सही बात है। असम आपका अगर इधर पड़ता है तो भूटान सीमा लगाता है और आपका बांग्लादेश भी सीमा लगाता है, बांग्लादेश जो कि दूसरा देश है, पश्चिम बंगाल की बात नहीं, बांग्लादेश भी सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो जो भूटान है इधर पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है और वहीं नेपाल भी जो है सीमा लगाता है आपका पश्चिम बंगाल के साथ में। इस तरीके से मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम क्या है आपका बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है, ये भी एकदम सही बात है। तो ये तीनों सही हैं, 1 2 3। तो यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है, ठीक, लिखा नहीं यहाँ सही से, बांग्लादेश है पूरा, और ये भूटान आपका है, ठीक, और ये है आपका असम। तो असम क्या है बांग्लादेश से भी सीमा लगा रहा है, भूटान से भी सीमा लगा रहा है। वहीं अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल भी आपका किससे, नेपाल भी आपका भूटान से सीमा लगाता है और वहीं जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगाता है, ठीक, ये हल्की सीमा लगा रहा है। तो वहीं मिजोरम की बात करें, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश से भी सीमा लगी, मिजोरम है, ये समझ सकते हैं आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्यों से होकर मिलती है। देखिए जो बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल से तो अलग ही हुआ है, ठीक, तो पश्चिम बंगाल से तो सीमा लगेगी ही। वहीं असम से भी इसकी सीमा लगती है, वहीं जो है मेघालय से भी इसकी सीमा लगती है, और फिर त्रिपुरा तो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक, तो त्रिपुरा से लगती है, और मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। तो याद रखिएगा 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल असम मेघालय, ऐसे याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल असम मेघालय, और फिर जो है त्रिपुरा मिजोरम। पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से जो है सीमा लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, मणिपुर से सीमा नहीं लगती है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ये आपका बांग्लादेश है और यहाँ ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये भी सीमा लगाता है। वहीं त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से देख सकते हैं पूरा। वहीं ये मिजोरम भी है, ठीक, मिजोरम, वहीं ये असम है और ये मेघालय भी सीमा लगाता है। मणिपुर देखिए यहाँ है, मणिपुर तो सिर्फ और सिर्फ किससे, म्यांमार से सीमा लगाता है।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है आपका नागालैंड, क्योंकि असम भी बनाता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, और पश्चिम बंगाल, 5 ही राज्य बनाते हैं बस, नागालैंड मेंस में आया क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय होता है, नागालैंड नहीं होता है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, ठीक, यहाँ आपको बताना है। अब देखिए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, पता है आपको नागालैंड तो नहीं लगाता है, नागालैंड नहीं लगाता है, नागालैंड नहीं लगाता है, सी ही सही हो गया। एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आपको याद ही, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, ये आपको बताना है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब यहाँ आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। भूटान है आपका प्यारा सा, ठीक, और ये क्या है, ये है असम, असम, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो असम की भी सीमा लग रही, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही, और ये देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल इधर घूम के गया फिर इधर आया, तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा भी लग रही है, ठीक। और वहीं बात करें, ठीक, सिक्किम, सिक्किम की सीमा भी लगती है आपके भूटान से, तो ये भी याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक, इन राज्यों से ये सीमा लगाती है। तो इस तरीके से मेघालय से नहीं लगाती है, तो यहाँ आपका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा, क्योंकि मेघालय से इसकी सीमा नहीं लगती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है। सिक्किम लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है, असम भी लगाता है, बिहार नहीं लगाता है। और कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा लगाता है, देखिए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाता है। अब देखिए नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे क्या हैं ये आपको बताना। देखिए यहाँ पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। सूचीगत आपको दे रखा है कि सैन्य दलों का विनियोजन, ठीक, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। देखिए नदी जल का बंटवारा कहाँ होगा, नदी जल का बंटवारा यहीं होगा, सिंध नदी के पास पास, ठीक, तो सी हो जाएगा। तीसरे का सी हो गया। अब तीसरे का सी आप इसमें देख सकते हैं, तीसरे का सी जो है, मतलब जो है तीसरे का सी का 3, सी का 3 आपका सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ए ही आंसर है, और ए का दूसरा, बी का 1, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ठीक, ए का दूसरा मतलब सीमा विवाद का निपटारा, और ये गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, और बी का पहला सैन्य दलों का विनियोजन, ठीक, तो ये है। तो ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है आपके म्यांमार के साथ। नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, वहीं मिजोरम 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें कि कौन सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, तो मिजोरम लगाता है, और उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। तो ये 4 राज्य जो हैं म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं, ये भी याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए असम की सीमा नहीं लगती है, जबकि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका मणिपुर, मणिपुर की सीमा आपकी लगती है किससे, आपके म्यांमार से। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश तो पहले में है, नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है। वहीं बात करें हरियाणा भी नहीं बनाता है, वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश भी नहीं बनाता है, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। तो नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका युग्म क्या है, सिक्किम और बिहार, ठीक, नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। और वहीं नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य बनाते हैं। नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं, उत्तराखंड से आपकी नेपाल की सीमा लगती है, यूपी से भी लगती है, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से जो है नेपाल की सीमा लगती है, याद रखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है, मतलब जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। तो सिक्किम और बिहार, सिक्किम बिहार के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से जो है भारत के नेपाल की सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है? तो बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है, ये भी याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा जो है साझा करती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये आपका अध्यारोपित सीमा का जो है एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, और वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। मतलब कोई तीसरी पार्टी आकर के दो लोगों का जो झगड़ा है वो सुलझाए, तो उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी, देखिए ये होता है आपका उत्तर पूर्वी की बात कर रहे हैं ये, तो उत्तर पूर्वी सीमा रेखा का रेखांकन कौन करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है, ठीक। और ये मैकमोहन रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, मतलब जब देश गुलाम था तभी की बात है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के मध्य ये सीमा रेखा बनाती है, ये सही हो जाएगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो ये आपकी सिक्किम जो है वो आपके नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और चीन से। सिक्किम इस तरीके से, यहाँ आपका भूटान, यहाँ नेपाल और इधर चीन पड़ जाता है। मतलब ये जैसे आपका ये क्या है, सिक्किम है, तो भूटान इधर पड़ेगा, ठीक, चीन इधर पड़ेगा और उसके बाद में आपका नेपाल इधर पड़ेगा, ठीक। तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से जो है सीमा रेखा से, बांग्लादेश के सीमा रेखा से घिरा हुआ है। ये आपका त्रिपुरा है और ये आपका पूरा बांग्लादेश है, तो 3 तरीके से, तो 3 तरफ से जो है वो आपका त्रिपुरा घिरा हुआ है। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ जाना है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश 2 ही में लास्ट में है, बी और डी में, तो ए तो ख़त्म हो गया, सी ख़त्म हो गया। आपको ये भी पता है पाकिस्तान नेपाल से ज़्यादा सीमा रेखा साझा करता है, तो यहाँ क्या कर दिया गया है कि पाकिस्तान को पहले दे दिया गया, मतलब इसकी सीमा छोटी बता दी गई, नहीं, नेपाल के बाद पाकिस्तान, फिर चीन सबसे ज़्यादा, फिर बांग्लादेश, भी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 और कुल सीमा साझा होती है 15106। अब यहाँ भारत के भौगोलिक विभाजन के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सरका था, तो किधर की तरफ सरका था? तो उत्तर की ओर सरका था, ठीक। जो आपका भारतीय स्थलखंड है वो उत्तर की तरफ सरका था, और ये आपका उत्तर की ओर सरकता है, और इधर से जो है यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ सरकती है, जिसे अंकारा लैंड भी कहते हैं। ये आपका गोंडवाना लैंड होता है। बीच में जो होता है टेथिस सागर होता है। टेथिस सागर जब गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के बीच में पड़ता है, तो फिर वो हिमालय के रूप में उत्पत्ति उसकी हो जाती है। तो ये उत्तर की ओर सरका था, ये आपको याद रखना है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहते हैं? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत विभाजित है। कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तट एवं द्वीप है। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आपका हिमालय वाला पूरा क्षेत्र हो जाता है, उसके बाद विशाल मैदान आपका गंगा घाटी ये सब आता है, उसके बाद में जो है प्रायद्वीपीय पठार आता है, जो आपका दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपीय पठार में ही अवस्थित है। तट और द्वीप जो हैं आपके, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो तट और द्वीप आपके आ जाते हैं। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं ना, मतलब आप धरती खोदेंगे, बस आपको क्या मिलेगा? पानी मिल जाएगा। इस तरीके के कुएं होते हैं पाताल तोड़ कुएं। तो ये तराई क्षेत्र में मिलते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में पानी जो है तो बहुत ऊपर मिल जाता है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट हो जाते हैं, मतलब बाल्टी डालो पानी निकालो, ठीक, और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में
मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में स्वतः जल निकालने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। जो भी मेघालय में पठार पाए जाते हैं उनकी जो संरचना है, उनका जो काल है, वो सब जो है आपकी दक्कन के पठार से ही मिलता जुलता है। तो जो है आपका मेघालय जो है दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई, ये भी सही है। वहीं गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट, कोई चीनी प्लेट के त्रिकोणीय, ये गलत है। हिमालय की उत्पत्ति जो होती है आपकी गोंडवाना और अंकारा लैंड के जो मध्य टेथिस सागर होता है उससे होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अब यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का वह सही आउटलेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गेप द्वारा पृथक हो गया था। वहीं कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिन्नत में ही हुई है, ठीक, सही है। स्वेस के अनुसार गंगा का विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड से हिमालय के दक्षिण का प्रसार रोका गया, ठीक। सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आराम से। हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। बीच में टेथिस सागर था। भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ जा रही थी, यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ आ रही थी। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, कोई चीनी प्लेट वेलेट नहीं होती बस, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए भूमि दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। जो भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है ना, वो भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि जो आपका ये आज की डेट में उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये आपका क्या होता है टेथिस सागर, और टेथिस सागर में जो आपकी भारतीय प्लेट थी और जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, जिसे अंकारा लैंड या भारतीय प्लेट को गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, तो इनके जो टकराव से, ठीक, जो बीच में पैदा हुआ वो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जबकि जो पुराना क्षेत्र है वो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र ही है। तो ये आपका सही हो जाएगा कि हाँ, जो भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट की बात हो रही, पूर्वी समुद्र तट आपका इधर पड़ता है पश्चिमी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुई है। उसमें आप देखते हैं जो नर्मदा नदी है या और नदियां हैं वो पहाड़ों को काट काट कर बह रही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, एकदम सही बात है। सबसे ज़्यादा जो आपका कोयले का भंडार है वो आपका गोंडवाना लैंड की उसमें है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। दक्कन ट्रेप जो है वो आपका क्रिटेशियस आदि नूतन युग में हुआ है, और पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में हुआ है, ठीक, मतलब दक्कन ट्रेप के बाद में आता है। उसके बाद में अरावली, जो अरावली है वो आपका प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। वहीं अगर बात करें नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की, तो ये आपका हुआ है अत्यंत नूतन में, ठीक, अभी जल्दी ही हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला आप देख सकते हैं, ये आपका बी में दे रखा, बी आपका सही हो जाएगा। आईएएस के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसीलिए प्रसिद्ध है। 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, ये आपको बताना है, ठीक, मरुस्थल है ये आपको बताना है। तो देखिए सिंधु का क्षेत्र जो है वो आपका मरुस्थल है, जबकि गंगा का क्षेत्र मैदानी है। असम का क्षेत्र जो है वो आपका पर्वतीय है। मध्य भारत क्षेत्र वो भी मैदानी है, लेकिन सिंधु क्षेत्र जो है वो आपका क्या है, मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो है थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो ये आपका क्या है, सिंधु क्षेत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये आपका रोहतास आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो ये गोंडवाना नवीनतम है, ठीक। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ ये सब जो है पुरानी है, लेकिन वो जो है गोंडवाना आपका नवीनतम है। अब यहाँ सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के
रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टान जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से पूर्व की हैं। और वहीं ये शिलाएं जो होती हैं धारवाड़ क्रम की शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। वहीं बात करें जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, मतलब पहले आर्कियन क्रम की चट्टान आई, फिर धारवाड़ क्रम की, उसके बाद में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद इनका निर्माण होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इसमें चूने के पत्थर मिलते हैं और बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, ये सब आपकी विंध्यन क्रम में मिलती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, इसलिए गोंडवाना जो है सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति इसी से होती है और ये सबसे नवीन है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश की बात की जाएगी, इस पर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। पहला कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, मतलब वो हमेशा बहती रहती हैं। वहीं दूसरा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी मतलब लगातार बहती रहती हैं, ये बात एकदम सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां पूरे वर्ष बहती रहती हैं, जैसे आपकी गंगा नदी है, ठीक, यमुना नदी है, ठीक, ये सब क्या होती है पूरे वर्ष बहती रहती हैं, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र क्या है वहाँ पर हमेशा बड़े बड़े पर्वत हैं और बर्फ़ वहाँ ऊपर बनती रहती है और पिघलते रहते हैं, ठीक, तो जो है ग्लेशियर बनते रहते हैं, पिघलते रहते हैं और इसी वजह से सतत वाहिनी इन्हें कहा जाता है। सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो अधिकांश जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है इसीलिए सतत वाहिनी है, तो ए और आर सही तो है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी किसकी है? तो प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी और नवीनतम आपकी शिवालिक श्रेणी हो जाएगी, ठीक, तो याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। ये आपका ओलिगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। उसके पश्चात लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय होता है, फिर शिवालिक सबसे नवीन। देखिए ये ऐसे है, आपको बता देते हैं। वैसे ये जैसे आपका क्या है हिमालय का क्षेत्र है, भारत ऐसे तो बना है ना, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये हिमालय है, तो ये आपका जो इधर का क्षेत्र पड़ता है ये आपका क्या है बृहत हिमालय श्रृंखला है, फिर लघु हिमालय श्रृंखला है, फिर शिवालिक है। तो शिवालिक जो है वो सबसे नवीनतम है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, भारत में हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। जाहिर सी बात है, जब हिमालय नहीं होता ना तो साइबेरिया वाला क्षेत्र रूस का क्षेत्र है, वहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मज़ा आ जाता है। समझिए बात को, मतलब मज़ा क्या आ जाता है, यहाँ जो कृषि होती है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, सब खत्म होता है, मतलब समझ ही सकते हैं, ठीक। तो हिमालय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है भाई हिमालय। तो ये एकदम सही बात है कि साइबेरिया से आने वाली शीत लहर का अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है, आप जो है जैकेट ही पहन के रखते हैं 23.5 डिग्री के उधर वाले तो पक्का, ठीक, कि जैकेट हमेशा पूरे साल। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ती तो क्या ही कुछ पैदा होता है, समझ सकते हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही बात है। तो सभी सही हैं भैया, सभी सही हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो उत्तर भारत में उप हिमालय फैला हुआ है उसके समतल मैदान को हम भाबर कहते हैं, यूपीपीसीएस प्री में आया है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद, गिरिपद समझते हैं जो पर्वत होता है उसका पद, उसका नीचे का भाग में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। जो सिंधु है, सिंधु नदी, और उसके पूर्व में जो तिस्ता है उसके बीच में जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं फिलहाल। और यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में कई कंकड़ और बजरी जमाव से निर्मित मेखला है और इसी को कहते हैं भाबर क्षेत्र। 6 नंबर क्वेश्चन है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक, शिवालिक आपका पर्वत पदीय प्रदेश है, मतलब पद है, ठीक।
हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय की दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। शिवालिक पहाड़ियां इनमें से किसका हिस्सा है? तो भैया हिमालय का हिस्सा है। ठीक, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो आपके सेनोजोइक युग में हुआ है। शिवालिक या वाय हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसिन या फिर सेनोजोइक युग में हुआ है। कभी कभी प्लायोसिन देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। और वाय हिमालय कहा जाता है इसे, जैसे आपका क्या है, ये आंतरिक हिमालय है, ठीक, जो सबसे बड़ा हिमालय है। और बृहत हिमालय जिसे कहा जाता है उसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। जो शिवालिक हिमालय उसे वाय हिमालय कहा जाता है, क्योंकि बाहर है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है ये 900 से 1100 मीटर के मध्य है। और यहाँ कोई भी नहीं दे रखा है, तो गलत बात है, ये गलत, सब गलत है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ, उप हिमालय भी दे सकता है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। भाई दक्षिणी ही होगी, ये आपका हिमालय है जो कि आपका बृहत हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, तो ये दक्षिण की तरफ तो आ रहा है। तो उप हिमालय शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी हैं और जिनकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो कुमाऊं हिमालय जो है वो आपके सतलज और काली नदियों के मध्य है, ये याद रखिएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो आपका हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। और काली और तिस्ता नदियों के बीच जो है हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच में, देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए, जो आपका सिंधु नदी आपकी बह रही है, ठीक, ये आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी और जो सतलज नदी बह रही है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो आपका है पंजाब हिमालय, ठीक। वहीं बात करें सतलज और काली, अब ये आपकी सिंधु नदी हो गई, ठीक, और ये आपकी हो गई सतलज नदी। सतलज और आपकी काली नदी जो बहती है इसके बीच में जो हिमालय है उसे आप कहते हैं कुमाऊं हिमालय। तो सिंधु सतलज के बीच में पंजाब है, सतलज और काली नदी के मध्य जो है आपका क्या है, कुमाऊं हिमालय है। और वहीं फिर और आगे बढ़ेंगे नवाब, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका ये काली नदी हो गई, काली नदी, और काली नदी के बाद में आ गई तिस्ता नदी, ठीक, तिस्ता नदी। तो इसके बीच में जो स्थित है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता और दिहांग नदी जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश की नदी है, तो तिस्ता और दिहांग के बीच जो स्थित है उसे हम असम हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। सीरियल से याद करना है बस, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। सतलज, सिंधु, काली, तिस्ता, ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब सिंधु, सतलज और काली, तिस्ता और दिहांग नदी आप याद रखिए। याद करने का तरीका यही है बेस्ट। सतलज सिंधु नदी है, सिंधु के बाद सतलज आएगी, सतलज के बाद आपकी जो है काली आएगी, काली के बाद तिस्ता और उसके बाद दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच जो पड़ता है वो पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली नदी के बीच जो पड़ता है वो आपका क्या है, कुमाऊं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच में जो पड़ता है वो आपका नेपाल हिमालय है। तिस्ता दिहांग के बीच में आपका कौन सा पड़ता है, असम हिमालय पड़ता है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। गिरिपथ की स्थिति, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पत्थर वगैरह सब मिलेंगे। और भाबर मैदान जो होता है शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में, सिंधु से पूर्व में, तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस भाग का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है, याद रखें। 12 नंबर क्वेश्चन, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, क्या देखेंगे? गहरे खड्डे मिलेंगे, घुमाव वाली नदी मार्ग मिलेगा, ठीक, घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान भी मिलेगा, सब मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जाँच करिए। तो यहाँ पर आपको जाँच करना, देखिए सबसे जो उत्तर में है काराकोरम है, फिर लद्दाख पड़ता है, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद में जास्कर श्रेणी, उसके बाद में पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में है लघु हिमालय, ये आपको बताना है। तो लघु हिमालय भैया देखिए, जो बृहत्तर हिमालय है उसके बाद पड़ता है लघु हिमालय, फिर पड़ता है शिवालिक। तो ये बृहत्तर हिमालय है, महान हिमालय कह लो, और ये है शिवालिक। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच आपका पड़ता है। शिवालिक को ही कहते हैं वाय हिमालय, तो डी तो आपका वैसे भी नहीं होगा, शिवालिक को ही वाय हिमालय कहते हैं। और जो आंतरिक हिमालय कहते हैं वो आपके बृहत्तर हिमालय या महान हिमालय को कहते हैं, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर
निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप चलते हैं तो भाई दक्षिण में तो आपका शिवालिक ही पड़ता है ना, उसके बाद में फिर लघु हिमालय पड़ेगा, फिर महान हिमालय पड़ेगा, फिर ट्रांस हिमालय पड़ेगा। बस यही आपका है, बी सही है। देखिए जियोग्राफी में चीज़ों को आपको समझना है, बस समझ जाएंगे। जियोग्राफी की फुल एलिमेटेड क्लासेज हम लेकर आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तो आप लोग, अभी जैसे आप लोगों का जो भी पेपर लगा करते रहिए, जल्दी ही क्लासेज आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये आपकी शिवालिक है। देखिए अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ठीक ध्यान देना है। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम बताना है आपको, ठीक, कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन से जा रहे हैं। तो देखिए जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो आपका क्या है, सबसे दक्षिण में पड़ जाती है। उसके बाद में जास्कर पर्वत श्रृंखला पड़ती है, फिर आपकी लद्दाख पड़ती है, फिर काराकोरम। काराकोरम क्या है, आपके सबसे उत्तर में पड़ती है। जैसे आपका मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरीके से। तो देखिए जैसे आपका ये क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं देखना, ये आपका जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी यहाँ पड़ जाती है। उसके बाद में वहीं पर बात करें तो ये आपका यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद में आपका पड़ेगा जास्कर श्रेणी पड़ती है, ठीक। जास्कर के बाद लद्दाख पड़ती है, लद्दाख के बाद काराकोरम पड़ती है, इस तरीके से। तो धौलाधार आपके सबसे दक्षिण में पड़ेगी, उसके बाद में जास्कर श्रेणी पड़ेगी 2-1, उसके बाद में आपका पड़ेगा क्या, लद्दाख, फिर काराकोरम पड़ेगा। तो 2-1-3-4 होगा, ठीक। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए काराकोरम सबसे उत्तर में है, ये तो आपको पता ही है। काराकोरम सबसे लास्ट में दे रखा है, एकदम सही बात। इसमें नहीं दे रखा तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक। इसमें दे रखा है, ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि काराकोरम आपको पता है सबसे उत्तर में है। और काराकोरम के जस्ट पहले लद्दाख पड़ेगा, तो लद्दाख इसमें भी पहले, इसमें भी पहले, और आपका क्या कहते हैं इसमें देखिए पहले नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगाना है बस आपको। वहीं आपके कितने बचे, 2 ही बचे हैं अब, ये बचा, ये बचा। लद्दाख के जस्ट पहले जास्कर होगा तो ये हो जाएगा, फिर पीर पंजाल होगा। बस बी आपका सही है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पीर पंजाल बाद में दे रखा है। पीर पंजाल आपका जो है थोड़ा दक्षिण में पड़ता है जास्कर के। यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, जबकि यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। बस ये हो गया। हाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम समझते हैं, ये आपका है पूर्व, और इधर से चलेंगे पश्चिम, मतलब इधर से इधर का क्रम आपको बताना है। ये आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत के बारे में आपको बताना है। तो सिक्किम में देखिए कंचनजंगा तो सिक्किम में पड़ता है ना, तो सिक्किम से बाद को आता है आपका नेपाल। नेपाल क्या है, इधर है। सिक्किम यहीं कहीं पड़ जाता है, फिर भूटान पड़ जाता है इधर। तो सिक्किम में कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा क्या है, पहले पड़ जाएगा, उसके बाद ही एवरेस्ट पड़ेगा, ये आपको पता है। तो यहाँ जहाँ एवरेस्ट पहले दे रखा है वो काट दीजिए आप, बिल्कुल भी नहीं। कंचनजंगा पड़ गया। कंचनजंगा के बाद में आपका क्या आता है, एवरेस्ट आएगा, ठीक। और अन्नपूर्णा और धौलागिरी उसके बाद आएगा, बस। तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो सबसे नवीनतम आपकी पटकोई श्रेणियाँ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। पटकोई बुम वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीन भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीन पटकोई बुम है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए जो भी हैं अजंता श्रेणी, कैमूर, पालकोंडा, ये सब क्या हैं, ये पठारी क्षेत्र की श्रेणियाँ हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा संलग्न नहीं है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है, मिजो पहाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर इसमें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक का विस्तारित भाग है, ठीक। ये भी याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, एकदम सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, सही है।
या भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी सही हैं, ठीक। डी आपका सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस में तगड़े क्वेश्चन आएंगे, प्री में थोड़ा आएंगे लेकिन मेंस में बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है पूर्वी पीर पंजाल से पार होती है बस। 25 नंबर क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के मध्य जो है वो कश्मीर घाटी अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय, ठीक, और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। जैसे आपका ये क्या है, उत्तर पूर्व की बात हो रही है, ये उत्तर पूर्व है, और दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है ये आपका ये हो जाता है, ठीक, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो इसके मध्य जो है आपका स्थित है, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। कश्मीर घाटी कहाँ पर? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख पठार है, ठीक, जो कि चीन ने कब्जा कर रखा है, अपना क्षेत्र है। और अक्साई चीन की स्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, तब से भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के अंदर ही आता है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है 8850 जो है मीटर है, ठीक। अब देखिए महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर, औसत ऊंचाई पूछते हैं तो 6000 मीटर लगाएंगे, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8848 मीटर है, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमालय पर्यायवाची है, तो मध्य हिमालय का हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु हिमालय को हिमालय भी कहा जाता है, महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, एकदम सही बात है। पुलकेट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ऐसा नहीं है, तो केवल जो है 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये जो है एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है, एकदम सही बात है, केवल 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में आपको बता देते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, तो लद्दाख भी हो गया ना, तो 2 ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी जो है 6 राज्यों में विस्तारित है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेगून है, इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है, ठीक, चिल्का के बाद, तो इसका जो विस्तार है पुलिकट का, पुलिकट ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में टिक करते हैं लोग, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो इसका विस्तार है बस। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये आपको बताना है, तो यूपी का हिस्सा नहीं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड सबका हिस्सा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी नवीनतम है, हिमालय श्रेणी आपकी नवीनतम है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी। 34 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, एकदम सही बात है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य अतिक्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी जो है सही है। और आर जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूरा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, ठीक। मणिपुर में जो इम्फाल बेसिन है वो सरोवरीय मैदान का एक बढ़िया उदाहरण है। देखिए पूर्व में किसी झील, कोई झील रही हो पहले, और वहाँ उसके तलछट जमाव के कारण जो मैदान जो है बनता है उसे सरोवरीय मैदान कहते हैं। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन जो है इसके उत्तम उदाहरण है, कश्मीर घाटी भी है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ऐसा नहीं है, जीवाश्म है उसमें।
और लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही बात है। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम तथा गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक, ये आपके जम्मू कश्मीर में ही जो है मिले हैं बुर्जहोम और गुफकराल के मानव सभ्यता के अवशेष, तो ये आपका सही हो जाएगा। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा भू आकृति। देखिए हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो करेवा भू आकृति है तलछट निक्षेप है, मतलब कोई झील वगैरह रही उसके तलछट निक्षेप से बना है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाफरान या केसर की खेती भी की जाती है। देखिए कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। जो आपका भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत है वो आपका कहाँ है? वो आपका तिब्बत में है। यह हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे और ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्लासेज में आपका जियोग्राफी का पूरा सेक्शन क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप जो है रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर करके आएंगे। ठीक, और यहाँ पर एडिशनल चीज़ें भी बताई जाती हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं उसका यूज करिए, जिससे आप सिलेक्शन लें। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।